एक दिन की बात है, जब वह माँ अपने बही खाते में कुछ लिख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने पास पड़ी मिट्टी से कुछ गढ़ना शुरू किया। मिट्टी से उसने एक आकृति बनाई, लेकिन फिर उसे बिगाड़ दिया। उसकी मासूम सी बेटी जो पास में खेल रही थी, काफी देर से यह देख रही थी। उसने देखा कि उसकी माँ कुछ बना रही है और फिर उसे नष्ट कर रही है। तब उस बच्ची ने अपनी कोमल आवाज में पूछा, माँ, आप क्या कर रही हो? माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, मैं इंसान के अच्छे और बुरे भाग्य को लिख रही हूं। यही भाग्य तय करता है कि मनुष्य अपना जीवन कैसे बिताएगा। बेटी ने तुरंत ही उत्सुकता से पूछा, माँ, फिर तो आपने मेरा भी भाग्य लिखा होगा? माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, तुम्हारा भी भाग्य मैंने लिखा है। बेटी सोचने लगी कि जब उसकी खुद की माँ ही उसके भाग्य को लिखने वाली है, तो उसका भाग्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। यही सोचकर उसने फिर से अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे जानना है कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? माँ थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, गहरे विचारों में डूब गई, फिर बिना कुछ कहे चुप रह गई। बेटी ने दोबारा वही सवाल दोहराया, माँ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? माँ उसे बताना नहीं चाहती थी कि उसकी किस्मत में दरअसल खुशियों की जगह दुर्भाग्य लिखा है। इसलिए वह बोली, बेटी, मैं तुझे बाद में बताऊंगी, अभी तो छोटी है, इस बारे में ज्यादा मत सोच। जय माता ने सोचा कि अभी तो यह छोटी है, कुछ दिनों में सब भूल जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बीतने के बाद वही सवाल फिर से बेटी ने अपनी माँ से उत्साहित होकर पूछा, माँ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? बार बार पूछने पर माँ ने कहा, बेटी, जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तब तुम्हें बताऊंगी। बेटी ने जिद्दी होकर कहा, नहीं माँ, मुझे अभी बताओ। लेकिन माँ ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तभी बताऊंगी। बेटी ने मजबूरी में अपनी माँ की बात मानी, लेकिन अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार करने लगी। माँ के मन में एक और विचार था, जब तक मेरी बेटी 18 वर्ष की होगी वह यह सब भूल जाएगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और बेटी 18 वर्ष की हो गई। अब वह फिर से अपनी माँ के पास आई, उत्सुकता भरी आवाज में पूछते हुए, माँ, अब तो मुझे बता दीजिए कि आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अगर आज नहीं बताया तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगी। बेटी की ये बातें सुनकर माँ ने उसे प्यार से सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम जानना चाहती हो तो सुनो, तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही जन्म दिए पुत्र से होगा। यह सुनकर बेटी क्रोध में आ गई। उसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और खड़ी हो गई। माँ, आप क्या कह रही हैं? कैसी माँ हैं आप? आपने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिख दिया? गुस्से में वह माँ को कोसने लगी, अपशब्द कहने लगी और घर से बाहर निकल गई। माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटी नहीं रुकी। वह ठान चुकी थी कि अपनी माँ द्वारा लिखे गए भाग्य को बदल कर रहेगी। बेटी ने कहा, मैं तेरे लिखे हुए को बदल दूंगी। जो तूने मेरे भाग्य में लिखा है वह कभी सच नहीं होगा। यही सोचकर वह जंगल की ओर चल पड़ी और वहां जाकर रहने लगी। उसने निश्चय किया कि वह कभी विवाह नहीं करेगी। उसने मन में ठाना, यदि मैं विवाह ही नहीं करूंगी तो बेटा कहां से पैदा होगा, और यदि बेटा ही नहीं हुआ तो माँ का लिखा हुआ भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। वह जंगल में फल फूल खाकर अपना जीवन बिताने लगी, एक अकेली, परंतु अपने भाग्य को बदलने के इरादे से दृढ़। तो क्या मेरी माँ के लिखे हुए भाग्य को कोई झुठला सकता है? वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए खुद से कहती, मैं किसी पुरुष की छाया तक अपने पास नहीं फटकने दूंगी, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। धीरे धीरे वह जंगल के सन्नाटे में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। किसी भी पुरुष का चेहरा तक देखने से वह इनकार कर देती थी। एक दिन दोपहर के सन्नाटे में एक साधु वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। भीतर से वह बोली, कौन है? साधु ने बाहर से विनम्र स्वर में कहा, बेटी, मैं एक साधु हूं। यह ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहर है। मैं दूर से आ रहा हूं, प्यास से व्याकुल हो। यदि तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दो तो बड़ी कृपा होगी। उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, पर मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं पानी का घड़ा बाहर रख दूंगी। साधु ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पानी का घड़ा बाहर रख दिया। पानी पीने के बाद साधु की प्यास बुझी और उसे बड़ी राहत मिली।
तपती धूप में पानी पाकर वह साधु अति प्रसन्न हुआ। साधु, जो बड़े तपस्वी थे, मन ही मन बोले, इस बिटिया ने मेरी प्यास बुझाई है, इसका भला अवश्य होगा। साधु का हृदय आशीर्वाद देने को प्रेरित हुआ। उनके विचार इतने शक्तिशाली थे कि जो कुछ भी वह सोचते वही सत्य हो जाता था। उन्होंने मन ही मन उस स्त्री को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। उनके इस आशीर्वाद के कारण समय के साथ वह गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन वह स्त्री अपने भाग्य को बदलने के लिए दृढ़ थी। उसने सोचा कि अगर पुत्र ही नहीं रहेगा तो भविष्यवाणी कैसे सच होगी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर अपने पुत्र को उसमें लपेटा और उसे दूर कहीं छोड़ने निकल पड़ी। रास्ते में एक गांव के पास उसे एक कुम्हार का आंवला दिखा, जिसमें कुम्हार अपने बर्तन पका रहा था। उसने सोचा, सुबह जब यह कुम्हार ईंधन जलाएगा तो मेरे बेटे का अंत हो जाएगा। वह अपने पुत्र को उस आंवले में रखकर भारी दल से अपनी झोपड़ी में लौट आई। सुबह होते ही कुम्हार और उसकी पत्नी आंवले में आग जलाने आए। तभी उन्होंने वहां एक बच्चे की रुलाई सुनी। जब कुम्हार और उसकी पत्नी ने बच्चे की करुण आवाज सुनी तो उन्होंने पास जाकर देखा कि वहां एक नन्हा शिशु रो रहा था। दोनों निसंतान थे। उनके जीवन में कभी औलाद की किलकारियां नहीं गूंजी थी। इसलिए इस अनजान बालक को वे अपने घर लेकर आए और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने उस बालक को अपने सगे बेटे के समान स्नेह दिया और उसका पालन पोषण करने लगे। समय के साथ वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन कुम्हार और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि उनके बेटे को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने उसे पास की पाठशाला में भेजने का निर्णय लिया। वहां उसका परिचय राजा के पुत्र से हुआ। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई और कुम्हार का बेटा अक्सर महल में आने जाने लगा। राजा और रानी भी उसे अत्यधिक स्नेह देने लगे। महल के अन्य लोग भी उसे स्नेह करने लगे। इस प्रकार समय का प्रवाह अपनी गति से चलता रहा और वह बालक युवावस्था में प्रवेश कर गया। जब वह जवान हो गया तो राजा ने उसे अपने अस्तबल का कार्यभार सौंप दिया। अब वह कुम्हार का पुत्र राजा के घोड़ों को जंगल में चराने ले जाता। उसी जंगल में जहां उसकी असली मां व माता की बेटी एकांत में निवास करती थी। अज्ञात रूप से वह युवक अपनी वास्तविक मां के समीप ही जाकर बैठ जाता, उसकी झोपड़ी के पास जहां उसकी मां रह रही थी। लेकिन उसे इस बात का आभास न था कि वह उसकी जननी है। जब बेमाता की बेटी ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी और बाहर देखा तो एक अति सुंदर युवक वहां बैठा हुआ था। वह प्रतिदिन उस युवक को देखने लगी और उसके आकर्षण से उसके हृदय में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। वह सोचने लगी, मेरा भाग्य तो ऐसा लिखा गया है कि मेरा पुत्र मुझसे बहुत दूर चला गया। अब तो वह इस दुनिया में भी शायद नहीं होगा। अब मुझे वह भय नहीं रहा और मैं अपने शेष जीवन को शांति और खुशी से व्यतीत कर सकती हूँ। एक दिन उसने उस युवक से पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम किस वंश के हो? युवक ने जवाब दिया, मैं कुम्हार का बेटा हूँ और राजा के अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता हूँ। यह सुनकर बेमाता की बेटी को संतोष हुआ कि यह युवक उसका खोया हुआ पुत्र नहीं हो सकता। समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और विवाह का निर्णय ले लिया। युवक ने जब अपने माता पिता से इस बारे में बताया तो उन्होंने भी इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई और सुहाग की रात की रस्में चल रही थी। उसी दौरान बेमाता की बेटी ने हंसी मजाक में युवक से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? युवक ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि मैं कितने वर्ष का हूं। बेमाता की बेटी ने कहा, तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारी मां को तो अवश्य पता होगा। जाओ उनसे पूछ कर आओ। युवक अपनी मां के पास गया और उनसे अपनी उम्र पूछी। उसकी मां ने कहा, बेटा मुझे भी ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन शायद तुम अब करीब इतने वर्षों के हो गए हो। ये सुनकर बेमाता की बेटी को शंका हुई। उसने युवक की मां से कहा, आपको भी ठीक ठीक नहीं पता? क्या आप मुझे उस कपड़े का टुकड़ा दिखा सकती हैं जिसमें आपको वह बच्चा मिला था? कुम्हार की पत्नी ने वह कपड़ा अब तक संभाल कर रखा था। उसने वह कपड़ा बेमाता की बेटी को दिखाया। कपड़ा देखते ही बेमाता की बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उसकी मां ने कहा था कि भाग्य के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। वह सचमुच अपने ही बेटे से विवाह कर चुकी थी।
इस असहनीय शर्मिंदगी से बचने के लिए वह साड़ी का वह टुकड़ा लेकर दौड़ती हुई उस अलाद की ओर भागी जहां बर्तन पकाए जा रहे थे, और बिना सोचे समझे उसी आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। वह इस कड़वे सत्य के साथ जीवित नहीं रहना चाहती थी कि उसने अपने ही पुत्र से विवाह किया था और उसकी मां का लिखा हुआ भाग्य सच हो चुका था। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। पार्वती ने अपनी बेटी लीला को पुकारा। लीला, अब काफी हो गया, चलो घर आओ। क्या अब रात में भी खेलना है? जल्दी अंदर आओ। लीला ने अपने खेल में मशगूल होते हुए लापरवाही से जवाब दिया। माँ, थोड़ी देर और खेलने दो, और फिर से खेल में जुट गई। पार्वती का पारा चढ़ गया। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई और उसकी नजर पास में पड़ी एक छड़ी पर जा टिकी। वह उसे उठाकर लीला की तरफ तेजी से बढ़ी और बोली, रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। माँ को छड़ी के साथ आते देख लीला फुर्ती से घर के अंदर भाग गई। उसका साथी अमर, जो लीला के साथ खेल रहा था, डरकर अम्मा अम्मा पुकारते हुए अपने घर की ओर दौड़ा। पार्वती घर के भीतर आकर अपने पति हरिया से बोली, छिपी है तुम्हारी लाडली। हरिया ने हंसते हुए कहा, अरे क्यों पीछे पड़ी हो, यहीं कहीं होगी, अभी आ जाएगी। फिर उसने नजर घुमाई और चारपाई के नीचे छिपी लीला को देख लिया, लेकिन जैसे कुछ देखा ही ना हो, धीरे से मुंह फेर लिया। पार्वती चिढ़ते हुए बोली, मैं कहती हूँ अब ये 11 साल की हो गई है, क्या अब भी दिन भर बच्चों के साथ यूं ही खेलेगी? घर के कामकाज कब सीखेगी? ऊपर से उस अमर के साथ दिन भर घूमती रहती है। कल को उसी के साथ इसका ब्याह होने वाला है, जरा भी लाज शर्म नहीं है इसे। हरिया हंसते हुए जवाब देता है, अरे तो क्या हुआ, बच्ची है, उसे इतनी समझ कहाँ? लीला अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। शादी के लगभग 12 साल बाद पार्वती की गोद भरी थी। कितनी ही पूजा पाठ और मंदिरों के दर्शन करने के बाद भगवान ने उन पर कृपा की और लीला का जन्म हुआ। वह इतनी सुंदर थी कि लोग उसे देवी का अवतार मानते थे। गांव भर के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पार्वती और हरिया, जो गरीब थे, फिर भी अपनी बेटी के जन्म की खुशी में सभी रिश्तेदारों को भोजन पर बुलाया और अपनी खुशी को सबके साथ बांटा। जैसे जैसे लीला बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और निखरती गई। उसकी माँ पार्वती कभी कभी उस पर सख्ती करती थी, जबकि उसका पिता हरिया उसे बेहद दुलार करता था। लीला के जन्म के बाद हरिया ने अपने बचपन के दोस्त मंगल के बेटे अमर के साथ उसकी सगाई तय कर दी थी। मंगल के 2 बेटियां और 1 बेटा था। लीला और अमर ने 5वीं कक्षा तक साथ पढ़ाई की थी। पार्वती ने साफ कह दिया था कि वह अपनी बेटी को इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएगी, क्योंकि उसके मुताबिक लड़कियों के लिए ज्यादा पढ़ाई उचित नहीं थी। अमर गांव के उस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था जहां 8वीं कक्षा तक की ही शिक्षा उपलब्ध थी। लीला और अमर का साथ एक दूसरे को बेहद प्रिय था। लीला शिवपुर गांव में रहती थी, जो कि अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका था। वहां केवल एक सरकारी स्कूल और एक अस्पताल था। इसके अलावा वहां कुछ और खास नहीं था। गांव के पास से एक नदी बहती थी और गांव के सभी लोग उसी नदी में स्नान करते थे और अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी भी वहीं से लाते थे। कुछ समृद्ध घरों में ही कुएं बने थे जहां से लोग पानी निकाल सकते थे। इनमें से एक ऐसा भी कुआं था जिसे पूरे गांव के लोग साझा करते थे, जिससे पीने का पानी हर कोई ले सकता था। हरिया खेती करके अपने घर की आजीविका चलाता था। मंगल और हरिया के खेत आपस में लगे हुए थे और दोनों में गहरी मित्रता थी। वे एक दूसरे की परेशानियों में हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे और कभी भी पीछे नहीं हटते थे जब मदद की बात आती थी। पार्वती की कड़ी फटकार के बावजूद लीला अगले दिन फिर से खेलने निकल पड़ी। वह और अमर दोनों गन्ने के खेतों से गन्ने चुराकर खाने लगे थे। तभी अचानक सामने से कुंदन आता दिखा। कुंदन अपने 2 चमचों के साथ आया था, जिन्हें दोस्त कहना कम और उसकी चापलूसी करने वाले कहना ज्यादा उचित था। कुंदन गांव के ठाकुर नरेंद्र सिंह का बेटा था और उसने हमेशा की तरह महंगे कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि वह रईसों का कोई वारिस हो, जबकि उसके दोनों साथी साधारण वस्त्रों में थे। कुंदन 16 वर्ष का होते हुए भी अपनी माँ के विशेष लाड प्यार में पला बढ़ा था, जैसे वह अभी भी गोद का बच्चा हो।
उसके दो मित्र बिरजू और मोहन, जो गरीब घरों से थे, हमेशा उसके साथ बने रहते थे। कुंदन की मां ने उन्हें सख्त निर्देश दिए थे कि वे हर समय कुंदन के साथ रहें और उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई ना होने दें। बदले में वे दोनों कुंदन के घर पर ही 2 वक्त का खाना खाते और अपना अधिकांश समय कुंदन की संगति में बिताते थे। कुंदन को सामने से आते देख लीला और अमर भागने लगे, क्योंकि वह खेत कुंदन का ही था। तभी कुंदन ने चिल्लाकर कहा, अरे रुको, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसकी बात सुनकर दोनों रुक गए। कुंदन लीला के पास आकर बोला, क्यों लीला, मुझे देखकर भागती क्यों है? क्या मैं तुझे काट लूंगा? लीला ने झिझकते हुए कहा, इस बार माफ कर दो, अब से तुम्हारे गन्ने नहीं तोड़ूंगी। कुंदन हंसते हुए बोला, अरे तुझसे कौन कुछ कह रहा है, ले 10 गन्ने और ले ले। फिर वह लीला के पास आकर धीमे स्वर में बोला, तो बहुत प्यारी लगती है रे। लीला यह सुनकर डर गई और जल्दी से घर की ओर मुड़ गई। तभी कुंदन फिर बोला, जा, जितने गन्ने तोड़ने हो तोड़ ले। लेकिन लीला ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अमर का हाथ पकड़कर तेजी से भाग निकली। कुंदन और उसके दोस्त दोनों को भागते देख जोर जोर से हंसने लगे। कुंदन ने हंसते हुए कहा, अरे ये मुझे देखकर हमेशा भाग क्यों जाती है? समय तेजी से गुजर रहा था। लीला अब 18 वर्ष की हो चुकी थी और उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे पूर्णिमा की रात का चांद। जब वह कहीं से गुजरती, गांव के लड़कों की निगाहें उसी की ओर टिक जाती। परंतु लीला की खूबसूरत आंखें तो किसी एक के लिए ही बसी थी, उसका बचपन का साथी अमर। अमर भी अब एक सुंदर नौजवान बन चुका था और वह अधिकतर समय अपने पिता के साथ खेतों में काम करने में बिताता था। उसकी एक बहन कांता का विवाह हो चुका था और दूसरी बहन लक्ष्मी का विवाह भी तय हो गया था। अब लीला और अमर का बचपन पीछे छूट गया था। पहले दोनों दिन भर साथ साथ समय बिताते थे, परंतु अब उनकी मुलाकातें कभी कभार ही हो पाती थी, वह भी चोरी छिपे। लीला की मां पार्वती हमेशा उसे चेताती, अमर से ज्यादा मिलना मत, गांव के लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, शादी के बाद जितना चाहो बातें करना। लीला उनकी बातें सुनकर सिर हिला देती। अमर की छोटी बहन लक्ष्मी लीला की बहुत अच्छी सहेली थी। जब से लक्ष्मी की बड़ी बहन कांता का विवाह हुआ था, लक्ष्मी ने अधिकतर समय लीला के साथ बिताना शुरू कर दिया था। उधर कुंदन 6 साल पहले ही अपने शहर में बुआ के घर रहने चला गया था। वह वहां पढ़ाई करता था और अब कॉलेज में दाखिला ले चुका था। कभी कभार छुट्टियों में गांव आया करता था। जब भी वह गांव आता, उसकी आंखें लीला को ही खोजती रहती थी। एक दिन पार्वती ने हरिया से कहा, क्यों जी, मंगल भैया से कहो ना कि विवाह की तारीख तय कर ले। हरिया ने उत्तर दिया, तुझे तो पता है पार्वती, जब तक लक्ष्मी का ब्याह नहीं हो जाता तब तक अमर और लीला के विवाह की बात नहीं करेंगे। पार्वती खींचते हुए बोली, यह भी खूब रही, कब से सुन रही हो कि उनकी जवान बेटी की चिंता उन्हें है और हमारी लीला की चिंता हमें नहीं है क्या? कब तक हमारी लीला यूं ही कुंवारी बैठी रहेगी? हरिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्या करे, बेचारा मंगल परेशान तो है, उसने कई जगह बात कर भी रखी है। भगवान ने चाहा तो इस साल लक्ष्मी का विवाह हो जाएगा, फिर अगले जेठ तक लीला और अमर का भी ब्याह कर देंगे। लीला रसोई में बैठी यह सब सुन रही थी। अपने और अमर के ब्याह की चर्चा सुनते ही उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वह अमर से मिलने के लिए उत्सुक हो उठी और जल्दी से रसोई का काम खत्म करके माँ से बोली, माँ, मैं जरा लक्ष्मी से मिलाऊं। पार्वती ने कहा, अब क्या तो उसके घर जाकर नहीं मिल सकती? लीला बोली, नहीं माँ, मैं बिट्टू को कहकर उसे बुला लूंगी। पार्वती ने कहा, हाँ, पर खुद वहां मत चली जा, लोग हंसेंगे हम पर। लीला मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, जब से तुमने मना किया है तब से मैं उसके घर पर जाना छोड़ चुकी हूँ। पार्वती ने अनुमति दी, ठीक है, जा, पर जल्दी लौट आना। लीला भागते भागते अमर के खेत पर पहुंची। उस समय मंगल खेत पर नहीं था। उसे मालूम था कि अमर ही अक्सर खेत की देखरेख करता है। अमर सुमन को कुछ समझा रहा था। तभी अचानक सुवंश की नजर लीला पर पड़ी और वह हंसते हुए बोला, देखो भैया, आ गई तुम्हारी दुल्हनिया। अमर ने लीला को देखा तो पल भर के लिए निहारता रह गया। फिरोजी रंग के सलवार कुर्ते में वह बेहद सुंदर लग रही थी। अमर ने शरारत से पूछा, आज इधर कैसे आना हुआ?
लीला मुस्कुराते हुए बोली। क्यों, मैं क्या कभी मिलने नहीं आती? अमर ने कहा। अरे 4 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, लीला ने हंसते हुए कहा। थोड़ा इंतजार करना भी तो जरूरी है। अमर ने गुस्से में नजर फेरते हुए कहा। तो चली जाओ, मैं इंतजार कर लूंगा। लीला ने शरारत भरी नजरों से उसे देखा और कहा, सच में जाऊं? अमर ने कहा, हाँ जाओ। लीला ने हल्की धूप की ओर देखा और सिर पर दुपट्टा ओढ़कर चलने लगी। उसे पता था कि अमर उसे पीछे से रोक लेगा, बस वह नाटक कर रही थी। अमर ने आखिरकार आवाज लगाई। अरे रुको तो सही, क्या सच में चली जा रही हो? लीला मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हारा गुस्सा देखकर तो सच में जाने का मन हो रहा है, नीला बोली। सच्ची? और अमर का क्रोध पल भर में गायब हो गया, वह भी मुस्कुराने लगा। फिर दोनों काफी देर तक बातों में मशगूल रहे। लीला ने अमर को बताया, अगले साल जेठ के महीने तक हमारा ब्याह हो जाएगा। यह सुनते ही अमर के चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। कुछ समय बाद लीला ने देखा कि मंडल सामने से आ रहा है। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, चलती हो, चाचा आ रहे हैं। यह कहकर वह भागने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी माँ ने उसे जल्दी घर आने को कहा था। माँ की फटकार की याद आते ही वह तेजी से घर की ओर भागी। थोड़ी ही दूरी पर वह किसी से टकरा गई। घबराकर जब उसने ऊपर देखा तो सामने कुंदन खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुंदन को देखकर लीला एक ओर हट गई। कुंदन ने बिरजू की ओर देखकर कहा, अब ये बिरजू, कल सुबह जब मैं जागो तो तेरा ही चेहरा देखो, समझा? बिरजू चौंक कर बोला, ऐसा क्यों कुंदन भैया? कुंदन ने ठिठोली में जवाब दिया, आज सुबह तेरा चेहरा देखा था, लगा कि दिन खराब जाएगा। दिल ही दिल में 100 गालियां दी थी तुझे, मगर दिन तो बहुत अच्छा निकला। लीला से टकरा गए। यह सुनते ही कुंदन के साथी हंसने लगे। लीला के माथे पर गुस्से की लकीरें खींच गईं। उसने कुंदन को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी कुंदन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, क्यों री लीला, इतनी नाराज क्यों रहती है मुझसे? लीला ने गुस्से में कहा, हाथ छोड़ दो छोटे ठाकुर, मुझे घर जाना है। कुंदन हंसते हुए बोला, अरे कौन तुझे घर जाने से रोक रहा है? बस 2 मिनट रुक, बात कर ले मुझसे, फिर चली जा। लीला ने सख्ती से कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कुंदन बोला, अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? जानता है जब तू गुस्से में होती है तब और भी सुंदर दिखती है। वह लीला को ध्यान से देखते हुए बोला। लीला ने कुंदन का हाथ झटक दिया और वहां से दौड़कर चली गई। कुंदन फिर हंसते हुए बोला, बचपन की आदत गई नहीं, अभी भी मुझसे वैसे ही डरती है। घर पहुंचकर कुंदन अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। उसने अपने दोनों साथियों को भी घर भेज दिया। उसकी मां प्रभा जब अपने लाडले बेटे को यूं चुपचाप लेटा देखा तो पास आकर उसका माथा सहलाते हुए पूछने लगी, क्या बात है बेटा, उदास क्यों है? कुंदन ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मां ने फिर प्यार से पूछा, अरे बता तो सही बेटा। कुंदन बोला, मां अब मैं शहर नहीं जाऊंगा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। मां ने कहा, अरे बेटा अभी तो तेरी कॉलेज की पढ़ाई बाकी है। मां अगर पढ़ाई करनी बची है तो रहने दो। कुंदन चिल्लाते हुए बोला, मेरा वैसे भी अब पढ़ाई में मन नहीं लगता। बाबूजी जबरदस्ती भेजते हैं तो मैं चला जाता हूँ। वहां बुआ भी पढ़ाई के लिए रोज तंग करती रहती है। उसकी मां प्रभा उसकी इस शिकायत को सुनते हुए बोली, ठीक है मत जाना, कोई बात नहीं। बेटी की जिद के आगे झुकने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो किसी तरह अपने पति को भी कुंदन की बातें मानने के लिए मना लेती थी। सच तो ये था कि कुंदन शहर में पढ़ाई से ज्यादा बेकार लड़कों के साथ आवारा घूमता रहता था। सिगरेट, शराब, सब कुछ चल रहा था और वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था। पढ़ाई से उसका कोई लगाव नहीं था। कुंदन ने मां से कहा, मां एक बात पूछूं, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? प्रभा बोली, यह भी कोई पूछने की बात है? मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूं। कुंदन ने मुस्कुराते हुए सिर मां की गोद में रख दिया और मनाने लगा, तो फिर तुम मेरी हर बात मानोगी ना मां? प्रभा ने कहा, तो क्या अब तक मैंने तेरी कोई बात नहीं मानी? तेरे लिए तो कई बार तेरे बाबूजी से लड़ाई भी की है मैंने, कहकर तो देख। कुंदन एक पल रुककर बोला, अम्मा मेरी शादी लीला से करवा दो ना।
यह सुनते ही प्रभा को जैसे बिजली का झटका लगा। लीला, हरिया की बेटी? उसने स्तब्ध होकर पूछा। अरे राम, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? प्रभा ने माथा पीट लिया। उस भिखारी के घर से तू शादी करेगा? न तो जाति मिलती है, न बिरादरी, न बराबरी। तूने ऐसा सोचा भी कैसे? लेकिन प्रभा की बातों का कुंदन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि उसे तो लीला से ही शादी करनी है। आखिरकार जब कुंदन ने मरने की धमकी दी तो मजबूर होकर प्रभा ने उसकी बात मान ली और वादा किया कि वह सही समय देखकर कुंदन के पिता से इस बारे में बात करेगी। उधर जब लीला घर पहुंची तो उसकी मां पार्वती बरामदे में खड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। लीला को देखते ही उसने कहा, आ गई मेरी बच्ची? हाँ मां, लीला ने उत्तर दिया। पार्वती ने प्यार से कहा, चल कुछ खा ले, और तुझसे मिलने तेरी एक सहेली भी आई है। लीला ने उत्सुकता से पूछा, कौन आई है मां? पार्वती बोली, अंदर जाकर देख ले। लीला अंदर गई और देखा कि लक्ष्मी मां के पास बैठी चने खा रही थी। यह देखकर लीला के होश उड़ गए। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पार्वती हाथ में छड़ी ली खड़ी थी। उसने लीला की ओर गुस्से में बढ़ते हुए कहा, अब तुझे बताती हो, कितना मना किया था, फिर भी तू अमर से मिलने गई। फिर पार्वती गुस्से में छड़ी लेकर नीला के पीछे दौड़ रही थी और नीला इधर उधर भागती फिर रही थी जैसे किसी शरारती हवा की तरह। लक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह तो सिर्फ बीच बचाव करने की कोशिश में लगी थी। इतने में हरिया वहां आ गया, हमेशा की तरह लीला को बचाने के लिए। लेकिन इस बार उल्टा हरिया ने पार्वती को ही डांट दिया। बेटी जवान हो गई है पार्वती, कल को ब्याह करके चली जाएगी, तब उसकी शैतानियों की याद करके तू सबसे ज्यादा रोएगी। हरिया की बात पर पार्वती मुंह खुलाकर बैठ गई और लीला व लक्ष्मी उसे मनाने में जुट गई। उधर कुंदन ने अपनी मां प्रभा को परेशान करके रख दिया था कि वह उसके पिता से उसकी और लीला की शादी की बात करे। प्रभा कई बार सोच चुकी थी पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि इस विषय को अपने पति नरेंद्र सिंह के सामने सीधे सीधे रखे। पहले तो वह इधर उधर की बातें करती रही, नौकरों को भी आसपास से हटा दिया ताकि कोई बाधा न हो। आखिरकार किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने लीला और कुंदन की शादी का प्रस्ताव रखा। प्रभा की बात सुनते ही नरेंद्र सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रभा ने जब कुंदन की मर्जी बताई तो नाराजगी में बोले, तुम दोनों माँ बेटे पागल तो नहीं हो गए हो? समझती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैंने अपने बेटे की शादी के कितने बड़े बड़े सपने सजाए थे और तुम उस हरिया के घर रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हो। प्रभा ने विनम्रता से कहा, तो क्या बेटे को मरने दो? इस पर नरेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा, अरे बड़ा आया मरने वाला, कौन सी स्वर्ग की अप्सरा है वो जिसके लिए वो जान देने पर तुला है? ये सब कुछ नहीं, पर तुम उसकी बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। प्रभा ने अपने पति को समझाया। भगवान न करे अगर कुंदन कुछ उल्टा सीधा कर ले तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। यह सुनकर नरेंद्र सिंह बोले, तुम दोनों तो मिलकर मुझे ही मार डालो। रोज रोज के नाटक से अच्छा है कि एक ही बार में मर जाऊं। और ये जो तुम मुझे मनाने बैठी हो प्रभा, तुम्हें खबर भी है हरिया की बेटी का विवाह मंगल के बेटे से तय हो चुका है। पूरा गांव जानता है ये बात। प्रभा ने दृढ़ता से कहा, दही तो हुआ नहीं है, क्यों ना एक बार कोशिश करें, इसमें क्या हर्ज है? आखिरकार पत्नी और बेटे के सामने नरेंद्र सिंह की जिद पिघल गई और उन्होंने हरिया से बात करने का वादा किया। तब जाकर प्रभा के दिल को कुछ चैन मिला। अगले दिन नरेंद्र सिंह ने दरिया को अपने घर बुलाया और कुंदन और लीला की शादी के बारे में बात की। नरेंद्र सिंह ने कई तरह से कोशिशें की कि हरिया इस प्रस्ताव को मान ले। हरिया एक वचनबद्ध और सच्चे इंसान के रूप में जाना जाता था। वह अपने मित्र मंगल को धोखा देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। साथ ही हरिया इस तथ्य से भलीभांति परिचित था कि लीला और अमर एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते थे। नरेंद्र सिंह ने उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, लेकिन हरिया ने उन्हें साफ मना कर दिया। नरेंद्र सिंह ने कहा, सोच लो हरिया, अगर लीला हमारे घर में आएगी तो रानी की तरह रहेगी। नौकर इतने हैं कि उसे एक काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे मित्र के घर क्या मिलेगा उसे? एक छोटी सी झोपड़ी, और यहाँ तो वह इस महल की मालकिन बन जाएगी।
सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होगी। हरिया ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मालिक, आप सही कह रहे हैं, मगर मैंने जो वचन दे दिया वह अटल है। अगर यह हालात न होते तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज न होता। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कहते हुए उसने हाथ जोड़ लिए और वहां से चला गया। दरवाजे के पीछे छिपकर कुंदन सारी बातें सुन रहा था। उसके गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। घर पहुंचते ही हरिया ने पार्वती को सब कुछ बताया। पार्वती को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, इतने बड़े घर के लोग हमसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं और तुमने मना कर दिया? हरिया बोला, तू कैसी बातें कर रही है? अगर मना नहीं करता तो और क्या करता? सालों पहले मैंने मंगल से वचन दिया था, लीला और अमर के रिश्ते के लिए। पार्वती झल्लाते हुए बोली, हाँ, वही तो मुसीबत है। न जाने किस घड़ी में तुमने वह वचन दिया था। हरिया गुस्से से बोला, आज तक तो तूने कभी ऐसा नहीं कहा। अब जब बड़े घर से रिश्ता आ रहा है तो तेरे भी तेवर बदल गए। पार्वती चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक तूफान सा चल रहा था। लीला ने भी हरिया और पार्वती की बातें सुन ली। वह पहले से ही कुंदन की बुरी नीयत को समझ चुकी थी और अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। नरेंद्र सिंह ने प्रभा को सारी बात समझाते हुए कहा, प्रभा, मैंने कुंदन के विवाह के लिए जितना कर सकता था उतना किया। अब मैं हरिया के पैरों में गिर नहीं सकता। प्रभा ने कुंदन को समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, लीला को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए उससे भी सुंदर लड़की ढूंढ दूंगी। लेकिन कुंदन ने साफ मना कर दिया। अम्मा, शादी तो मैं लीला से ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुंदन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी बातें सुनकर प्रभा घबरा गई। उसने कुंदन को बहुत समझाया कि कोई गलत कदम ना उठाए, लेकिन कुंदन किसी की सुनने को तैयार नहीं था। अगले ही दिन कुंदन बिरजू और मोहन के साथ मंगल के खेत पर जा पहुंचा। उस समय मंगल अकेले खेत में थे, क्योंकि अमर बीज लेने के लिए शहर गया हुआ था। कुंदन ने मंगल को बुलाकर सीधा कहा, तुम्हारा लीला से रिश्ता तोड़ लो, नहीं तो इसका बुरा अंजाम होगा। मंगल ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या लेना देना है हमारे परिवार के मामलों से? लीला और अमर का रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया था। कुंदन ठंडी आवाज में बोला, वही तो समझा रहा हूं तुझे, वह रिश्ता आप खत्म समझो। लीला से मेरी शादी होगी। मंगल ने जवाब दिया, ये तुम क्या कह रहे हो? लीला तो अमर की होने वाली पत्नी है, ये पूरा गांव जानता है। कुंदन ने धमकी देते हुए कहा, अब सब बड़े हो गए हैं, पुरानी बातों को भूल जाना ही अच्छा होगा, नहीं तो बुरे अंजाम के लिए तैयार रहो। कुंदन अपने साथियों को लेकर वहां से निकल गया। मंगल इन सारी घटनाओं से बेहद उलझा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। उसने शुभंश से कहा कि खेतों की देखभाल करे और वह घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते मंगल का मन यही सोचता रहा कि उसे ये बात अमर को बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि वह अमर के गुस्से से वाकिफ था। मंगल को यह चिंता सता रही थी कि कहीं अमर ये सब जानकर कुंदन से भिड़ाई न कर बैठे। घर पहुंचते ही मंगल की बेचैनी साफ दिखने लगी। तभी हरिया उससे मिलने आया और बोला, क्या बात है भाई, सब ठीक तो है? लक्ष्मी ने बताया कि तू आज खेत से जल्दी लौट आया और तब से कुछ खाया पिया भी नहीं। मंगल कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी आरती आ गई और मंगल से हालचाल पूछने लगी। आरती ने मंगल की ओर देखकर कहा, अरे आखिर बात क्या है? मैं कब से पूछ रही हूं और तुम कह रहे हो कुछ नहीं। मंगल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू जाकर खाना बना। आरती चुपचाप रसोई में चली गई। इसके बाद मंगल हरिया को लेकर घर के बाहर आ गया और दोनों नदी के किनारे टहलने लगे। वहीं बैठकर मंगल ने हरिया को कुंदन की सारी बातें विस्तार से बता दी। हरिया यह सब सुनकर भांचक्का रह गया। उसने गुस्से में कहा, इतनी मना करने के बावजूद ये लोग क्यों पीछे पड़े हैं? मंगल ने गंभीर स्वर में कहा, कहने का मतलब है कि क्या तुझे भी कुछ कहा गया था? हरिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए ठाकुर नरेंद्र सिंह की सारी बातें बताई। मंगल ने कहा, अमर से कुछ मत कहना, कहीं जाकर वह लड़ाई झगड़ा न कर बैठे और बात बिगड़ जाए। हरिया ने गहरी चिंता जताते हुए कहा, मुझे लगता है अब लीला और अमर का विवाह जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए। तू क्या कहता है? मंगल ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, अब यही सही रहेगा। वैसे तो लक्ष्मी अमर से छोटी है, पर मैं सोचता था कि पहले उसका ब्याह कर दूं।
मगर अब लगता है कि पहले अमर और लीला का विवाह करना होगा, वरना और परेशानी बढ़ेगी। हरिया ने कहा, तो फिर लक्ष्मी के लिए भी जल्दी से कोई रिश्ता देख, ताकि पहले उसका ब्याह कर सके। मंगल ने जवाब दिया, एक जगह बात बन गई है, बस अब आगे की बातचीत करके शादी की तारीख तय करवा देता हूँ। कल से मैं इस काम में पूरी तरह जुट जाऊंगा। थोड़ी देर और बातें करने के बाद मंगल और हरिया अपने अपने घर लौट गए। जब अमर शहर से सामान लेकर लौटा तो आरती ने उसे मंगल की हालत के बारे में बताया। आज आरती ने अचानक से सवाल किया, अमर, तेरे बापू को क्या हुआ, जो खेतों से भी पहले लौट आए, तब से बिना कुछ खाए पिए यूं ही उदास बैठे हैं। अभी हरिया भैया भी आई थे, उनके साथ बाहर गए, पर उनसे कुछ पूछा नहीं। अमर ने उत्सुकता से पूछा, अरे माँ, क्या उन्होंने कुछ कहा? आरती बोली, बहुत पूछा बेटा, पर तेरे बापू ने कुछ नहीं बताया। तभी मंगल आता दिखा और माँ बेटे दोनों चुप हो गए। उसी रात के आधे पहर के बाद हरिया का पड़ोसी उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रहा था। हरिया हड़बड़ाकर उठकर दरवाजा खोला। पड़ोसी ने हाँफते हुए कहा, तू यहाँ सो रहा है? उधर तेरे दोस्त मंगल के खेतों में आग लगी है। हरिया चौंक कर बोला, क्या कह रहा है तू? पड़ोसी ने पूरी गंभीरता से कहा, सच कह रहा हूं, उसके सारे खेत जल रहे हैं। मंगल तो पागल सा हो गया है। ये सुनकर हरिया बिना समय गंवाए दौड़ पड़ा। पार्वती और लीला भी पहले ही वहां जा चुकी थी। खबर सुनते ही लीला ने घबराकर पार्वती से पूछा, अम्मा, ये सब किसने किया होगा? पार्वती ने बस अपनी हथेलियां पीटते हुए कहा, बिटिया, हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। जब हरिया मंगल के खेतों पर पहुंचा तो देखा चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी। मंगल बस जोर जोर से चिल्ला रहा था। अमर और गांव के अन्य लोग बाल्टी भर भर कर पानी डाल रहे थे, पर आग इतनी भीषण थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार सारे खेत जलकर खाक हो गए। यहां तक कि आग ने पास के दूसरे खेतों को भी चपेट में ले लिया था। किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन हरिया और पार्वती मंगल के घर सांत्वना देने गए। मंगल और आरती फूट फूट कर रो रहे थे। कल तक तो मंगल ने सब कुछ छुपा रखा था, पर आज गुस्से में उसने सब उगल दिया। मंगल ने कहा, मुझे पता है ये सब किसकी करतूत है। ये सब उसी कुंदन का किया धरा है। ये सुनकर सब लोग आश्चर्य से मंगल की ओर देखने लगे, पर हरिया को कोई ताज्जुब नहीं हुआ। वह पहले ही समझ गया था कि यह कुंदन की ही हरकत है। तभी आरती ने चकित होकर पूछा, यह आप क्या कह रहे हो? भला कुंदन हमारे खेतों में आग क्यों लगाएगा? मंगल ने दृढ़ता से कहा, मैं सही कह रहा हूं, ये उसी कमीने की चाल है। अमर भी हैरानी से पूछने लगा, बापू, कुंदन भला हमारे खेतों को क्यों जलाएगा? तब मंगल ने पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी। उसकी बात सुनते ही अमर का खून खौल उठा, लेकिन हरिया ने किसी तरह उसे शांत कराया। अमर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की जिद पर अड़ गया, लेकिन हरिया ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। वह कुंदन को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं था। सुभंश ने बताया था कि उसने आग लगने से कुछ वक्त पहले कुंदन और उसके साथियों को मंगल के खेत की ओर जाते देखा था। थाने में सबने रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, मगर वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस ने इन्हीं लोगों को डांट फटकार कर भगा दिया। अमर को साफ हो गया था कि कुंदन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ठाकुर नरेंद्र सिंह का बेटा होने के नाते नहीं की जाएगी। सब निराश होकर वापस लौट आए, पर अमर ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और दोबारा थाने पहुंचा। इस बार मजबूरी में पुलिस को कुंदन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। कुछ सिपाही ठाकुर नरेंद्र सिंह के घर पहुंचे और उन्हें खबर दी कि मंगल के खेतों में आग लगा दी गई है। ठाकुर को यह सुनकर जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कुंदन की करतूत होगी। जब ठाकुर को इस बात की सच्चाई का पता चला तो वह भी कुंदन पर भड़क गए। नरेंद्र सिंह ने सख्ती से पुलिस को भेज दिया और सीधे कुंदन के कमरे की ओर बढ़े। कुंदन पहले तो सब कुछ नकारता रहा, मगर नरेंद्र सिंह के कठोर रुख के आगे उसे आखिरकार सच मानना पड़ा। यह सुनते ही उसकी मां वहां आ गई और घर के नौकर भी इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें प्रभा ने फटकार कर वहां से भगा दिया। नरेंद्र सिंह ने गुस्से में प्रभा से कहा, इसे तुरंत शहर भेज दो जहां इसकी बुआ रहती है। अब अपनी पढ़ाई वहीं पूरी करेगा और फिलहाल गांव में रहने की कोई जरूरत नहीं है।
कुंदन डरते हुए बोला, पर बाबूजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। इस पर नरेंद्र सिंह गरजते हुए बोले, अगर यहां रहा तो जेल जाएगा। इससे बेहतर है कि शहर में जाकर पढ़ाई जारी रख। तब तक मैं यहां मामले को ठंडा करने की कोशिश करता हूं। आखिरकार कुंदन को झुकना पड़ा और अगले ही दिन सुबह शहर के लिए रवाना हो गया। कुंदन के जाने के बाद नरेंद्र सिंह ने इस मसले को शांत करने की काफी कोशिश की। वह खुद गांव वालों से मिले, मंगल से माफी मांगी और कुंदन की तरफ से हर्जाना देने को तैयार हो गए। आखिरकार मामला शांत हुआ और मंगल को हर्जाना मिला। कुछ समय बाद जब मामला ठंडा हुआ तो मंगल ने जल्दी से अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी की तारीख तय कर दी। लक्ष्मी का ब्याह संपन्न हुआ और वह ससुराल चली गई। उसकी विदाई के तुरंत बाद मंगलौर में अमर और लीला की शादी की तिथि भी तय कर दी गई। इस खबर ने लीला और अमर के मन में एक नई उमंग जगा दी। पार्वती ने लीला को बताया, देखो बिटिया, अब तुम्हारा विवाह बस 1 महीने में होने वाला है। अब अमर से मिलना तो बिल्कुल बंद कर दो और गांव में सहेलियों संग घूमने का भी कोई कारण नहीं। लीला के लिए यह 1 महीना किसी युग से कम न था। एक बहाने के तहत सहेलियों संग नदी पर स्नान का ढोंग रचाकर वह अमर से मिलने चली गई। अमर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो तुम खुश हो, ब्याह की तारीख भी तय हो चुकी है। बस 1 महीने बाद यह छुप छुप कर मिलना खत्म हो जाएगा। लीला ने शरारती लहजे में जवाब दिया, मैं तो पहले भी खुश थी, कब दुखी थी। अमर ने ठिठोली करते हुए कहा, तुम्हारी खुशी कहीं फीकी तो नहीं पड़ गई? लीला ने हंसते हुए जवाब दिया, सालों से मैं इंतजार कर रही हूं, अब जाकर हमारा सपना पूरा हो रहा है। मैं कब से दुल्हन बनने की आस लगाए बैठी थी। उनकी सहेलियां कुछ दूरी पर खड़ी उनकी चुहलबाजी को देखकर हंसी ठिठोली कर रही थी। ये देख लीला को शर्म आने लगी और उसने कहा, अब मैं चलती हूँ, देखो कैसे वे सब हंस रही है। अमर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तुम कब मिलोगी? लीला ने चुटकी लेते हुए कहा, ब्याह के बाद तो अभी 1 महीना बाकी है, क्या तुम तब तक मिलने नहीं आओगे? फिर वह तेजी से अपनी सहेलियों के साथ वहां से निकल गई। पार्वती इस विवाह से ज्यादा खुश नहीं थी। पहले उसे कोई समस्या नहीं थी, मगर अब उसके मन में कुंदन के साथ रिश्ता करने का विचार मंडराने लगा था। वह सोच रही थी, अगर शादी कुंदन से होती तो मेरी बेटी राज करती, लेकिन पार्वती ने अपने मन की बात जाहिर नहीं की। 6 दिनों बाद लीला और अमर की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। दोनों असीमित आनंद में डूबे हुए थे। इस घटना के बाद कुंदन ने गांव की ओर रुख नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र सिंह ने उसे लौटने की मनाही कर दी थी। अमर की बहनें कांता और लक्ष्मी विवाह के बाद लीला का ख्याल रखने में लगी रही और लीला के पास वे हमेशा मौजूद रहती थी। लीला भी अपने भाभियों संग हंसते मुस्कुराते दिन बिता रही थी। समय ने अपनी रफ्तार नहीं बदली। कुछ महीनों बाद लीला गर्भवती हो गई और अमर ने इस खबर से खुद को स्वर्ग में पाया। आरती और मंगल भी खुशी से झूम उठे, क्योंकि सालों बाद घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। जब महीनों बाद लीला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो घर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। आरती ने खुशी में गीत गाए और परिवार की बेटियों को बुलाकर खूब ढोलक पर नचवाया, मिठाइयां बंटी और प्यार से उस नन्हे बालक का नाम कान्हा रखा गया। धीरे धीरे कान्हा 2 साल का हो गया। मंगल उसे हर दिन अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाने ले जाता था। वह उसे हरिया के घर भी लेकर जाता, जहां दोनों उसके संग खेलते। पार्वती को भी बच्चे से बहुत स्नेह था। एक दिन हमेशा की तरह अमर खेतों पर जाने से पहले नदी में स्नान करने गया। उस समय नदी किनारे बस 2-4 लोग ही नजर आ रहे थे। सुबह का वक्त था, बहुत ही शुरुआती घंटे। अमर जब नदी में स्नान कर रहा था, अचानक उसे लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों को नीचे की ओर खींचना शुरू कर दिया है। डर से कांपते हुए उसने अपने पैरों को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कई अदृश्य हाथ उसे गहरे जल में खींच रहे हो। अमर ने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर निकलने में असमर्थ रहा। इधर काफी समय बीत गया था और अमर घर नहीं लौटा तो लीला बेचैन हो उठी। उसने आरती से कहा, अम्मा, अमर को गए बहुत देर हो गई है, अब तक वापस क्यों नहीं आए? उसकी चिंता को देखते हुए आरती ने मंगल से कहा, जरा नदी के पास जाकर देख तो सही, रोज वह जल्दी आ जाता है।
आज क्यों इतनी देर हो गई है? मंगल तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर देखा, पर अमर कहीं नजर नहीं आया। उसने वहां मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ की तो किसी ने बताया कि थोड़ी देर पहले अमर को नदी की ओर जाते देखा था, लेकिन उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता था। मंगल ने सोचा कि शायद अमर खेत की ओर चला गया होगा और उसे वहां ढूंढने निकल पड़ा। खेत पर पहुंचने के बाद भी अमर का कोई सुराग नहीं मिला, जिससे मंगल की चिंता बढ़ गई। उसने खेत में काम कर रहे लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। मंगल की घबराहट देखकर गांव के लोग भी उसके साथ मिलकर अमर की तलाश में जुट गए। धीरे धीरे पूरा गांव इस खोज में लग गया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी कि नदी के भीतर भी एक बार देख लेना चाहिए। यह सुनकर मंगल का दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी बुरे अनहोनी की आशंका उसे घेर रही हो। गांव के कुछ अनुभवी तैराक नदी में उतरे, लेकिन काफी देर तक कोई सुराग नहीं मिला। तभी अचानक एक लड़के ने चीखते हुए कहा, यहां कोई पड़ा हुआ है। यह सुनते ही मंगल के दिल की धड़कन जैसे रुक गई। जब सबने मिलकर उस व्यक्ति को बाहर निकाला तो किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे यह तो अमर है, उसकी सांसें थम चुकी है। मंगल दौड़ता हुआ आया और अमर को देखते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। हरिया ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन इस घटना ने पूरे गांव में मातम छा दिया। हरिया पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी इकलौती बेटी का सुहाग उजड़ चुका था। यह दुख किसी भी माँ बाप के लिए असहनीय था। जब अमर की लाश घर पहुंची तो लीला और आरती का विलाप गांव भर में गूंज उठा। लीला अमर के पास बैठी जैसे बेकाबू हुई जा रही थी। आंसुओं की धारा उसके चेहरे पर थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसे न किसी की सुध थी, न ही किसी और की परवाह। अमर का नन्हा बेटा कान्हा, जिसे अभी इस दुनिया की सच्चाइयों का कोई इल्म नहीं था, अपने पिता के पास मासूमियत से खेलता हुआ बैठा था। उसे इस बात की खबर तक नहीं थी कि आज उसका पिता हमेशा के लिए चला गया है। चारों ओर मातम का माहौल था। दुख और शोक ने हर किसी के दिल को झकझोर दिया था। इसी बीच एक शख्स ने मंगल से सवाल किया, लेकिन भाई, अमर तो रोज नदी पर नहाने जाया करता था। बचपन से ही गांव के बच्चों के साथ तैरना सीखा था, फिर कैसे यह हादसा हुआ? मंगल, जिसकी आंखों में आंसू थमे हुए थे, ने भारी आवाज में जवाब दिया, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। जब से वह 1 साल का था, मैं उसे नदी पर ले जाता था। ऐसी कोई याद नहीं कि कभी कोई तूफान आया हो। आखिर यह हादसा कैसे हुआ? इतना कहकर मंगल का गला भर आया और वह झाड़-झाड़ रोने लगा। अमर की मृत्यु की खबर मिलते ही उसकी बहनें भी दौड़कर गांव आ पहुंची। उनके रोने की आवाज हर तरफ गूंजने लगी और वे पूरी तरह से बिखर चुकी थी। लीला के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ था। पार्वती और हरिया भी लगातार लीला के साथ खड़े थे। वे भी इस त्रासदी से पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी जवान बेटी अब विधवा हो चुकी थी और यह उनके लिए असहनीय था। अमर की मृत्यु के कुछ ही दिन बीते थे कि गांव के लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। लीला को अपशकुनी करार दिया जाने लगा। जब भी आरती घर से बाहर निकलती, औरतें उसे उकसाने लगती, तेरी बहू के पांव शुभ नहीं थे, तभी तो तेरे बेटे की जान चली गई। इन बातों का असर आरती के दिलो दिमाग पर हुआ और उसने लीला के साथ अपना बर्ताव बदल लिया। अब वह लीला को अपने इकलौते बेटे की मौत का जिम्मेदार समझने लगी थी। पहले जो सास बहू के साथ सहज रहती थी, अब वह हर बात पर उसे अपमानित करने लगी। कुछ ही दिनों बाद लीला की ननद अपने घर चली गई, लेकिन सास आरती का व्यवहार और भी कड़वा हो गया। मंगल ने कई बार समझाने की कोशिश की, मगर आरती उल्टा अपने पति को लीला के खिलाफ भड़काने लगी। लीला, जो अमर की याद में पहले ही बिखर चुकी थी, अब सास के तानों से भी टूट रही थी। अमर उसका बचपन का प्यार था और अब वह दिन रात उसकी याद में रोती रहती थी। आरती उसे दिलासा देने के बजाय और ज्यादा दोषी ठहराने लगी। एक दिन जब आरती लीला को उल्टा सीधा कह रही थी, हरिया वहां पहुंच गया और उसने सब कुछ अपने कानों से सुना। उसने फौरन आरती से कहा, भाभी, मेरी बेटी को क्यों दोष दे रही हो? उसकी क्या गलती है? आरती, जो अब तक हरिया का लिहाज करती थी, मगर अब बात खुलकर सामने आ चुकी थी, वह भी चुप नहीं रही। वह अचानक पलटकर बोली, तो और किसे कहूं दिल की बात?
आखिर कौन जानता था कि उसने किस सवारी में किसी को बुलाया और अपने घर लाया था। अरे, अगर मुझे पहले ही पता होता तो कभी भी तुम्हारे घर से कोई संबंध नहीं जोड़ती। हरिया की आंखों में आंसू आ गए थे। ये सुनते ही उसने कहा, ऐसा मत कहो भाभी, मेरी बेटी अब भाभी नहीं रही। तभी आरती गुस्से में चिल्ला उठी, तो उसे साथ ले जाओ। देखो, इस अभागिन की वजह से हमारे साथ और क्या क्या बुरा होना बाकी है। स्थिति असहनीय हो गई थी। आखिरकार उसने सोच लिया कि वह अब लीला को इस घर में नहीं रहने देगा और उसे अपने साथ वापस ले जाएगा। फिर हरिया ने लीला से कहा, अब यहां से चलो, तुम्हें अब यहां रहने की जरूरत नहीं है। यह वही था जो आरती चाहती थी, परंतु लीला जाने को तैयार नहीं थी। हरिया अपने घर लौट आया और घर पहुंचकर उसने पार्वती को सब कुछ बताया। पार्वती यह सुनते ही क्रोधित हो गई। उसने पहले ही गांव के कुछ लोगों से आरती के खराब व्यवहार के बारे में सुना था, परंतु अब तो हरिया ने अपनी आंखों से देखी बातें बताई थी। पार्वती एक क्षण भी नहीं रुकी। उसी पल वह हरिया के साथ लीला को लाने पहुंच गई। लीला ने फिर भी इनकार किया, लेकिन आरती ने उसे घर छोड़ने को कहा। इस पर पार्वती और आरती में कड़ी बहस हो गई। पार्वती लीला को साथ लेकर वहां से चली आई। लीला के जाने के बाद आरती को कोई दुख नहीं था, सिवाय उस कल की जाने वाली बात के जो उसे कचोट रही थी। लेकिन वह लीला से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी सहन करने को तैयार थी, यहां तक कि कान्हा से दूरी भी। जब मंगल को यह सब पता चला तो वह जल्दी जल्दी हरिया के घर पहुंचा। मंगल ने पार्वती और हरिया के सामने आरती की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगी। फिर खुद ही कह दिया, लीला का यहां रहना सही नहीं है, क्योंकि मैं हर दिन उसकी दुर्दशा देखने को मजबूर था। कम से कम अगर लीला यहाँ नहीं रहेगी तो उसे आरती के तानों से तो छुटकारा मिलेगा। लीला ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस सास ने उसे अपनी बेटी जैसा स्नेह दिया था, वह एक दिन उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी और उसे घर से निकाल देगी। कभी हंस ने खिलखिलाने वाली लीला अब पूरी तरह खामोश हो गई थी। उसके भीतर जीने की इच्छा मर चुकी थी, पर सब लोग उसे यही समझाते थे कि कान्हा का मुंह देखकर वह जी। उसके पास बस यही एक सहारा था। इसी बीच कुंदन गांव वापस आ गया। पहले तो नरेंद्र सिंह उसे वापस बुलाने को तैयार नहीं था, लेकिन बेटे के प्रेम में मजबूर मां प्रभु ने किसी तरह नरेंद्र सिंह को मना लिया कि कुंदन वापस आ जाए। आखिरकार कुंदन को गांव लौटने की अनुमति मिल गई, लेकिन जब वह वापस आया तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। अब उसके भीतर की घमंड भरी ठसक गायब हो चुकी थी। वह गांव के हर इंसान की मदद करने लगा और नरेंद्र सिंह के खेतों का भी कामकाज संभालने लगा। एक दिन पार्वती की तबीयत ठीक नहीं थी और हरिया घर पर मौजूद नहीं था। लीला पानी भरने के लिए कुएं पर गई। जैसे ही वह पानी लेकर मुड़ी, उसने देखा कि कुंदन वहां खड़ा था। लीला ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और मुंह फेरकर जाने लगी। तभी कुंदन ने उसे रोका और पूछा, कैसी हो लीला? लीला कुछ नहीं बोली और आगे बढ़ने लगी। कुंदन बोला, सुनो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। अमर के खेतों में आग लगाने का मुझे गहरा पछतावा है। जब मुझे अमर की मृत्यु की खबर मिली तो मुझे बहुत दुख हुआ। लीला के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर कुंदन बोले जा रहा था, मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत दुख होता है। इतनी कम उम्र में ही विधवा हो गई और सुना है कि तुम्हारी सास ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया। अब तुम अपना जीवन कैसे बिताओगी? लीला के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। उसने कुंदन की ओर घूरते हुए कहा, मैं अपना जीवन खुद संभाल लूंगी, तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरा बेटा है, उसी के सहारे जी लूंगी। यह कहकर लीला आगे बढ़ गई, जबकि कुंदन उसे जाते हुए देखता रह गया। कुंदन ने घर जाकर फिर से वही पुरानी बातें शुरू कर दी। ये सुनकर उसकी मां प्रभा नाराज हो गई और बोली, क्या इस गांव में लड़कियों की कमी हो गई है जो तू उस विधवा से शादी करेगा? लोग उसे अभागी कहते हैं। कुंदन ने जवाब दिया, अम्मा, तुम तो जानती हो मैं पहले भी लीला से शादी करना चाहता था। उसी वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा था। अब जब मुझे दोबारा मौका मिला है तो तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? और क्या विधवा की शादी नहीं हो सकती? प्रभा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कहा, यह गांव है बेटा, शहर नहीं। और अगर एक बार मैं तेरी बात मान भी लो तो वह एक बच्चे की माँ है। क्या मैं एक बच्चे की माँ को अपनी बहू बना लूंगी? तेरे पिताजी कभी इसे नहीं मानेंगे। तभी नरेंद्र सिंह
जो दरवाजे के पास खड़े होकर यह सब सुन रहे थे, अचानक अंदर आए और बोले, मैंने तुम्हारे लिए कितनी लड़कियों की तस्वीरें भिजवाई, पर तुमने किसी को पसंद नहीं किया। अब जल्दी से किसी को पसंद करो और इस तमाशे को खत्म करो। कुंदन कुछ नहीं बोल सका, लेकिन उनके जाते ही उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, अगर शादी करूंगा तो लीला से ही करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। ये सुनकर प्रभा ने अपना माथा पीट किया। तभी बिरजू और मोहन कुंदन से मिलने आए और कुंदन उनसे बातें करने चला गया। उसी समय लीला रसोई में खाना बना रही थी और कान्हा कमरे में बैठा खिलौनों से खेल रहा था। खेतों में फसल कटाई का काम चल रहा था, इसलिए पार्वती भी खेतों में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद जब लीला रसोई से निकली तो उसने देखा कि कान्हा कहीं नहीं दिख रहा था। लीला घबरा गई और चारों ओर कान्हा को ढूंढने लगी। उसने बहुत कोशिश की, कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। उस वक्त शाम का अंधेरा हो चुका था और लीला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शायद इसी कारण किसी ने कुछ नहीं देखा। लीला हड़बड़ाते हुए खेतों की दिशा में भागी जा रही थी, हरि और पार्वती को खबर देने के लिए। तभी सामने से कुंदन आता दिखाई दिया। उसने पूछा, क्या हुआ लीला, ऐसे क्यों भाग रही हो? लीला ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी मोहन बोला, अरे कुंदन भैया, तुम्हें नहीं पता, लीला का बेटा कहीं खो गया है, वही ढूंढने निकली है, जाओ। इस बात पर कुंदन ने तुरंत क्रोध में आकर मोहन पर हाथ उठा दिया। मोहन ने हैरानी से पूछा, भैया क्यों मार रहे हो? कुंदन चिल्लाया, तू मुझे इतनी बड़ी बात अब बता रहा है? चलो लीला, मैं भी तुम्हारे बेटे को ढूंढने में मदद करूंगा। कुंदन सहानुभूति जताने का प्रयास कर रहा था, पर लीला ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। जब उसने हरि और पार्वती को इस बात की जानकारी दी तो वे भी सारे काम छोड़कर बच्चे को ढूंढने में जुट गए। खेतों में काम कर रहे लोगों को जब यह बात पता चली तो वे भी बच्चे की खोज में लग गए। कुंदन भी अब उसी उत्साह से बच्चे को ढूंढने में लग गया, मानो सच्चा साथी वही हो। दुख की घड़ी में जो साथ दे वही अपना होता है। शायद इसीलिए हरिया ने भी कुंदन से कुछ नहीं कहा। काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे का कोई पता नहीं चला। लीला का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पार्वती और आस पड़ोस की कुछ औरतें उसे ढांढस बंधाने का प्रयास कर रही थी। दूसरी ओर आरती ने फिर से लीला को कोसना शुरू कर दिया। अब भागी, पहले मेरे बेटे को खा गई और अब कान्हा को भी लील गई, एक बच्चा भी नहीं संभाल सकी मनहूस। आरती के तानों ने लीला का दिल छलनी कर दिया, मगर मंगल अभी भी बच्चे को ढूंढने में व्यस्त था। सुबह हो गई लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। हारकर लोगों ने गांव की नदी और कुएं तक में बच्चे को ढूंढना शुरू किया। ठाकुर और गांव के बड़े लोगों के घर के आसपास के कुएं भी छान लिए गए, लेकिन कान्हा का कोई निशान नहीं मिला। बच्चे को लापता हुए कई दिन बीत चुके थे और लीला की जिंदगी में अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। इस दौरान हालिया के परिवार का दुख बांटने के बहाने कुंदन अक्सर उनके घर आने लगा। हरिया उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन पार्वती उसे बहुत मान देती थी। कभी कभी जब पार्वती और हरिया खेतों में काम करने चले जाते, लीला घर में अकेली रह जाती थी। कुंदन तब किसी न किसी बहाने घर आता और लीला से बात करने की कोशिश करता, लेकिन लीला उससे कभी बातचीत नहीं करती। लीला सीधा जवाब देकर कुंदन को टाल देती कि उसके माता पिता घर पर नहीं है, लेकिन कुंदन तरह तरह के बहाने ढूंढकर लीला से बातें करने की कोशिश करता। गांव में कौन लोग थे जो कुंदन और लीला के बारे में गंदी बातें फैला रहे थे, ये कोई नहीं जानता था। आग को भड़कने में देर नहीं लगती और यही हुआ। लीला की बदनामी पूरे गांव में फैलने लगी। पहले उसका पति चला गया, फिर बेटा भी खो गया और अब उसका मान सम्मान भी खतरे में था। जब यह बातें हरियाली और पार्वती के कानों तक पहुंची तो वे चौंक गईं। आखिर कौन था जो इस तरह की अफवाहें फैला रहा था? एक दिन हरियाली ने हाथ जोड़कर कुंदन से कहा, कृपया अब हमारे घर मत आया करो, गांव के लोग गलत बातें करते हैं। उसी वक्त कुंदन ने मौका देखकर अपनी दिल की बात हरियाली और पार्वती के सामने रख दी। उसने कहा कि वह लीला की तकलीफों को देखकर बहुत दुखी है और चाहता है कि उसे शादी करके उसका जीवन बेहतर बना सके। यह सुनकर हरियाली को बहुत बुरा लगा, मगर पार्वती ने संयम से कहा, बेटा, लीला विधवा है और तुम्हारे घरवाले उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पार्वती की बात सुनकर हरियाली नाराज हो गया
और बोला, तुम ऐसी बेसिर पैर की बातें क्यों कर रही हो? कैसे सोच लिया तुमने ऐसा? पार्वती ने समझाते हुए कहा, इसमें गलत क्या है? कुंदन जो कह रहा है वो सही है। कुंदन ने भी हरियाली को समझाते हुए कहा, सोचिए चाचा, लीला इस तरह से पूरा जीवन कैसे बिताएगी? आज तो आप लोग हैं, मगर कल जब आप नहीं रहेंगे तो उसका सहारा कौन बनेगा? न पति है न बच्चा। पार्वती ने कुंदन की बात का समर्थन करते हुए कहा, सही तो कह रहा है कुंदन। आज जो लीला की बदनामी हो रही है, अगर कुंदन उससे शादी कर लेता है तो फिर गांव में कोई हिम्मत नहीं करेगा कुछ भी गलत कहने की। दोनों ने मिलकर हरियाली को इतना समझाया कि वह विचार करने पर मजबूर हो गया। हालांकि उस वक्त हरियाली ने कुंदन से वहां से चले जाने के लिए कह दिया। कुंदन के जाने के बाद पार्वती और हरियाली के मन में दिन रात कुंदन की बातें गूंजती रही। पार्वती इस विवाह के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन हरियाली अभी भी असमंजस में था। पार्वती ने हरियाली को बार बार समझाने की कोशिश की, सुनो जी, कुंदन क्या गलत कह रहा है? हमारी बेटी हर वक्त दुख में डूबी रहती है, उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अगर लीला और कुंदन का विवाह हो जाए तो लीला फिर से एक सुखी जीवन जी सकती है। हरियाली ने कहा, पर गांव वाले क्या कहेंगे? पार्वती ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी बेटी की खुशी नहीं दिखती, बस गांव वालों की बातें दिख रही हैं। अंततः पार्वती के बार बार समझाने पर हरिया मान गया। उसने कहा, मैं तो कुंदन और लीला के विवाह के लिए तैयार हूं, पर क्या लीला इस रिश्ते के लिए रजामंद होगी? इस पर पार्वती उसकी बात सुनकर चिंतन में पड़ गई। जब उसने लीला को कुंदन के प्रस्ताव के बारे में बताया तो लीला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह मां से बोली, तुमने ये सवाल भी कैसे पूछ लिया अम्मा? मैं मर जाऊंगी, मगर कुंदन तो क्या, किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। पार्वती ने समझाने की कोशिश की, बेटी, इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? लोग बातें बनाते देर नहीं लगाते। अब तो तुम्हारे और कुंदन को लेकर गांव में तरह तरह की बातें उड़ने लगी हैं। अगर ये शादी हो जाती तो कोई कुछ नहीं कह पाता। लीला ने आक्रोशित होकर कहा, अम्मा, क्या अब मैं तुम पर बोझ बन गई हूं? उसकी सूनी आंखें मां की ओर देखकर सवाल कर रही थी। पार्वती बोली, नहीं बिटिया, ऐसा कभी मत सोचना। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अभी तो हम हैं, मगर कल को जब हम नहीं रहेंगे तब किसके सहारे जोगी? लीला किसी भी तरह मां की बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने दृढ़ता से कहा, मैं खुद जी लूंगी, मगर कुंदन से शादी नहीं करूंगी। पार्वती ने उसे मनाने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कुंदन हार मानने वालों में से नहीं था। इसी दौरान मंगल, जो अक्सर रात में अपने खेतों की देखरेख करता था, एक रात खेतों की तरफ जा रहा था। जब वो वापस लौट रहा था तो उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। वह नरेंद्र सिंह के गन्ने के खेतों के पास से गुजर रहा था। तभी उसने कुछ लोगों की बातचीत सुनी, जिसमें लीला का नाम आ रहा था। मंगल ने चुपके से खेतों में जाकर देखा तो वह दंग रह गया। कुंदन, बिरजू और मोहन वहां शराब के नशे में धुत बैठे थे। उनके पास शराब की कई बोतलें बिखरी हुई थी। कुंदन इतना नशे में नहीं लग रहा था, लेकिन बिरजू और मोहन बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। मंगल ने छिपकर उनकी बातें सुननी शुरू की। तभी मोहन बोल पड़ा, कुंदन भैया, तुमने तो पूरा खेल ही पलट दिया। अरे, हम तो कहते थे कि लीला की शादी से पहले ही उस अमर को मार देना चाहिए था, तो आखिर इतने दिनों के बाद यह कदम उठाने की क्या वजह थी? बिरजू लड़खड़ाती आवाज में कुंदन से पूछ रहा था। कुंदन ने हंसते हुए कहा, तू समझता नहीं है, बिल्कुल मूर्ख है। क्या तुझे याद नहीं है कि मंगल के खेतों में आग लगने का मामला कितना बड़ा बना था? वहां पुलिस तक आ गई थी और मेरे पिताजी ने मुझे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अगर मैं उस वक्त ये काम करता तो सभी का शक मुझ पर जाता। बिरजू ने हैरान होकर कहा, कैसा शक? कुंदन ने ठहाका मारते हुए कहा, अरे वो अमर, वो तो सालों से नदी में नहाने जाता था। किसी को भी यकीन नहीं होता कि मैं उसे डुबाकर मार सकता हूं। लेकिन इतने सालों के बाद जब ये घटना हुई तो सबको मजबूरी में मानना पड़ा कि वह डूब कर मरा होगा। तभी तो मैंने कहा था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस दिन गांव में आया था। कुंदन की हंसी तेज होती गई और बिरजू और मोहन भी ठहाके मारने लगे। लेकिन बिरजू गंभीर होते हुए बोला, भैया, वो बहुत ताकतवर था। हम तीनों मिलकर भी उसे पानी में खींच नहीं पा रहे थे। मुझे तो एक पल को लगा कि वो निकल जाएगा,
पर जब उसकी सांसें थम गई तब जाकर चैन मिला। कुंदन ने पीसते हुए दांतों से कहा, साला बहुत उछल रहा था, अपने खेतों में आग लगा दी थी और फिर गांव वालों को लेकर थाने पहुंच गया था। बिरजू ने कहा, तो भैया तुमने अपने रास्ते का हर कांटा साफ कर लिया, अब तो लीला के बच्चे तक को नहीं छोड़ा, उसे भी नदी में फेंक दिया। लेकिन बच्चे की लाश गांव वालों को कैसे नहीं मिली? मोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा। कुंदन ने कहा, अभी छोटा बच्चा था, बहकर आगे निकल गया होगा। बिरजू ने जोड़ा, पर भैया लीला तो शादी के लिए तैयार नहीं हो रही। कुंदन ने निराश होकर कहा, वो मेरे प्यार को समझ ही नहीं रही। मैंने वो सब किया जो मैं नहीं करना चाहता था। तुम दोनों के जरिए मुझे गांव में उल्टी सीधी बातें भी फैलानी पड़ी, ताकि बदनामी के डर से लीला मेरे पास आ जाए और उसके पास कोई और रास्ता न बचे। उसके माँ बाप से भी बात कर ली, पर सब बेकार। सुभंश, जो यह सब छिपकर सुन रहा था, उसका दिल हलक में आ गया। उसने अपने मुंह को दोनों हाथों से दबाकर रखा और धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। सुबह सुबह लीला के पास जाकर उसे सब कुछ बताने का इरादा था कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई है और वह इससे अनजान है। जैसे ही सुभंश वहां से भागा, कुंदन को शंका हुई। वह तेजी से उठकर गन्ने के खेत से बाहर निकला। उसने देखा कोई भाग रहा था तो वह जोर से चिल्लाया, पकड़ो उसे। तीनों ने दौड़कर सुभंश को पकड़ लिया। कुंदन ने उसका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए कहा, कहाँ जा रहा था? हमारी बातें सुन रहा था? सुभंश ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं लीला भाभी को सब बताऊंगा। तुमने जो गंदा खेल खेला है उसे जानने का हक है। कुंदन ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और धमकाते हुए बोला, अच्छा बताएगा? बिरजू और मोहन, जो नशे में थे, उसे मजबूती से पकड़े हुए थे। कुंदन ने चाकू देखते ही सुभंश के पेट में बेरहमी से घोंप दिया। सुभंश चीखते हुए वहीं गिर पड़ा। कुंदन ने भागने का आदेश दिया, चलो भागो यहां से, कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। तीनों थोड़ी दूर भागे और तभी सुभंश किसी तरह से उठकर वहां से भागने लगा। कुंदन ने अचानक सुभाष को भागते देखा और तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़ा। जबकि बिरजू और मोहन नशे में चूर थे, वे ठीक से भाग नहीं पा रहे थे। सुभाष उनसे आगे निकल चुका था और घर पहुंचने की कोशिश में था। पार्वती और हरिया गहरी नींद में थे, लेकिन लीला जागी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही सुभाष ने दरवाजा खटखटाया, लीला ने उसे खोला और सुभाष बेहोश होकर दरवाजे पर ही गिर पड़ा। चिंतित कुंदन सुभाष को खोजते खोजते लीला के घर की तरफ बढ़ा। नशे की हालत में उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वह जैसे तैसे वहां तक पहुंचा, लेकिन देखा कि वहां भीड़ जमा हो चुकी थी। कुंदन का दिल दहशत से भर गया। वह मौके से तेजी से भाग निकला। घर पहुंचने के बाद उसके हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे हो रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि सुभाष ने वहां जाकर क्या कहा होगा, क्या नहीं। हर पल उसे यही डर सता रहा था कि गांव वाले किसी भी समय उसके घर आ धमकेंगे। सुबह होने पर जब कोई हलचल नहीं हुई तो कुंदन ने मोहन और बिरजू को गांव का हाल जानने भेजा। वे वापस आकर बोले, भैया सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। वो सुभाष तो हरिया के दरवाजे पर पहुंचकर ही दम तोड़ चुका था, किसी से कुछ कह नहीं पाया। बिरजू ने हंसते हुए ये बात कुंदन को बताई। कुंदन ने राहत की सांस ली और पूछा, पक्का सही कह रहा है ना बिरजू? बिरजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ भैया सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता चला। गांव में कई तरह की अफवाहें उड़ रही थी कि सुभाष की हत्या किसने की होगी। पुलिस भी हरिया से पूछताछ कर रही थी कि आखिर सुभाष उसके दरवाजे पर क्यों आया था। हरिया खुद इस घटना से बेहद परेशान था। कुंदन ने चैन की सांस लेते हुए कहा, चलो ये तो तुमने अच्छी खबर दी। अब हरिया के घर जाकर सहानुभूति जताने का बहाना भी मिल गया। वह मुस्कुराता हुआ हरिया के घर की ओर चल पड़ा। सुभाष की हत्या ने गांव में फिर से हलचल मचा दी थी। हर जुबान पर उसी का जिक्र हो रहा था। पुलिस, कोर्ट कचहरी सब हो गया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया। और अगर कुछ पता भी चलता तो वह पैसे वालों की पकड़ में ही होता। हरिया के घर पहुंचने पर कुंदन को पता चला कि सुभाष की हत्या का सदमा लीला पर इतना गहरा लगा कि वह गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। पार्वती और हरिया उसे इस हाल में देखकर बेहद चिंतित थे। ऊपर से पुलिस का लगातार आना जाना
और भी मुश्किलें खड़ी कर रहा था। चूंकि सुभाष की मौत हरिया के घर पर हुई थी, इसलिए पुलिस बार बार वही आकर पूछताछ कर रही थी। इस स्थिति में कुंदन को एक और मौका मिल गया खुद को अच्छा दिखाने का। कुंदन ने जब थाने जाकर हरिया की पैरवी में आवाज उठाई और कहा कि उसे परेशान न किया जाए, तो उसने एक और एहसान जोड़ दिया। इस बहाने से वह अक्सर लीला के घर आने लगा। धीरे धीरे लीला भी उससे बात करने लगी। अब वह कुंदन से पहले की तरह नफरत नहीं करती थी, बल्कि वह भी उसकी राह तकने लगी थी। लीला का यह बदलाव कुंदन को भीतर तक प्रसन्न कर गया था। उसकी जिंदगी के तमाम अपराध केवल लीला को पाने के लिए ही तो किए गए थे। जब कुंदन ने लीला के इस बदले हुए व्यवहार को देखा, तो उसने फिर से हिम्मत जुटाकर उससे शादी की बात की। इस बार लीला ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति दे दी। कुंदन को ऐसा महसूस हुआ मानो दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में आ गई हो। वह तुरंत अपनी मां से जाकर इस बात का जिक्र किया, मगर मां ने सुनते ही नाराजगी जाहिर की। वह कहने लगी, मैंने कितनी बार तुझे समझाया है, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। तेरे पिताजी तो इसे कभी नहीं मानेंगे। लेकिन कुंदन ने अपनी मां को हर संभव तरीके से मनाने की कोशिश की। आखिरकार उसकी जिद के आगे प्रभा झुक गई और उन्होंने एक बार फिर नरेंद्र सिंह से इस विषय पर बात की। जब नरेंद्र सिंह ने यह सुना तो वह तिलमिला गए। क्या तुम लोग मेरी इज्जत पूरे गांव में मिट्टी में मिलाना चाहते हो? जब कुंदन को यह पता चला कि उसके पिता इस रिश्ते के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं है, तो उसने फिर से अपना पुराना नाटक शुरू किया। उसने मां से साफ शब्दों में कहा, अगर मेरी शादी लीला से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। यह सुनकर नरेंद्र सिंह भी परेशान हो गए। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने मजबूरन हाँ कह दी। हालांकि उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि वह कभी कुंदन से बात नहीं करेंगे। कुंदन को तो बस अपने पिता की सहमति चाहिए थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे यह हाँ खुशी से कह रहे हैं या मजबूरी में। उसकी नजर में सिर्फ उसकी खुद की खुशी मायने रखती थी। जल्द ही शादी की तारीख भी तय हो गई। गांव में इस शादी को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। जब अमर की मां आरती को यह खबर मिली, तो उसने भी लीला और उसके घर वालों को भला बुरा कहा। वह तो उनके घर लड़ाई करने तक पहुंच गई, लेकिन पार्वती ने आरती को कड़ी फटकार लगाई और वापस भगा दिया। अब लीला को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और अंततः कुंदन और लीला की शादी हो गई। इस शादी में शायद ही कोई और खुश था सिवाय कुंदन के। सबने मानो केवल एक समझौता किया था। शादी के दौरान नरेंद्र सिंह को बेटी की खुशी के लिए मजबूर होकर सब कुछ सहना पड़ा। हालांकि भीतर से वह खुश नहीं थे। प्रभा की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। बेटे के प्रेम के कारण उसने यह विवाह स्वीकारा, मगर पूरे आयोजन में दिल से शामिल नहीं हो सकी। नरेंद्र सिंह ने खुद को शादी के सभी कामों से अलग कर लिया था। उनका योगदान केवल आर्थिक रूप से था। दूसरी ओर कुंदन मानो खुशी से पागल था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लीला अब उसकी हो चुकी है। शादी के बाद लीला फिर से अपने पुराने अंदाज में सजने संवरने लगी और कुंदन उसे देखकर हर बार मोहित हो जाता। उसकी सोच अब पूरी तरह से लीला के इर्द गिर्द ही घूमती थी, जैसे लीला के बिना उसका अस्तित्व अधूरा था। लीला भी अब कुंदन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थी। वह उसे बहुत प्रेम करने लगी और उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। कुछ महीनों के बाद जब लीला ने गर्भवती होने की खबर दी, तो घर में खुशियों की बाढ़ आ गई। प्रभा यह सुनकर बेहद प्रसन्न थी, लेकिन नरेंद्र सिंह के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। हालांकि अंदर ही अंदर वह भी खुश थे, लेकिन उन्होंने इसे प्रकट नहीं किया। फिर कुछ महीनों बाद लीला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आगमन से दोनों परिवारों में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। यहां तक कि नाराज नरेंद्र सिंह भी अपने गुस्से को भूलकर बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगे। एक दिन लीला ने कुंदन से कहा कि वह इस खुशी को पूरे गांव के साथ साझा करना चाहती है। कुंदन, जो लीला की हर इच्छा को सर्वोपरि मानता था, तुरंत तैयार हो गया। उसने ठाकुर नरेंद्र सिंह से इस बारे में बात की और घर में एक भव्य उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया। घर को सजाया गया और गांव के सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। गांव के सभी प्रमुख लोग इस समारोह में आए। यहां तक कि हरिया और पार्वती भी समारोह में उपस्थित थे। मंगलवी भी किसी मजबूरी में आ गया।
जबकि आरती ने उसे रोकने की कोशिश की थी। हर तरफ गीत संगीत और नृत्य का माहौल था। जब लीला अपने बच्चे को लेकर नीचे आई तो उसकी सुंदरता ने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। उसने एक लाल साड़ी पहन रखी थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूर्णिमा का चांद धरती पर उतर आया हो। कुंदन उसे देखकर फूले नहीं समा रहा था। उसकी खुशी अब अपार थी, मानो उसने जीवन की सारी खुशियां पाली हो। लीला अचानक सबके सामने कुंदन के पास पहुंची और गंभीर आवाज में बोली, कुंदन, तुम मुझसे और अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हो, है ना? इस अप्रत्याशित सवाल ने कुंदन को हक्का बक्का कर दिया। वह ऐसी बात की कतई उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन झट से बोला, हाँ लीला, तुम दोनों तो मेरी जान हो, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? लीला ने तीखे स्वर में जवाब दिया, जिस तरह तुम हमसे प्रेम करते हो उसी तरह अमर और कान्हा मेरे जीवन का हिस्सा थे। अमर मेरा बचपन का साथी और मेरा पति था। मैं उससे उतना ही प्यार करती थी जितना तुम मुझसे, और तुमने उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी में डुबोकर मार डाला। लीला की आवाज में दर्द और गुस्सा था, जो कुंदन ही नहीं बल्कि वहां खड़े सभी लोगों को हैरत में डाल रहा था। लीला की बातें सुनकर आसपास खड़े लोग भी हक्का बक्का रह गए। कुंदन का चेहरा पीला पड़ गया। लीला फिर चिल्लाकर बोली, तुम अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हो जिसने अभी दुनिया में कदम रखा है? तो सोचो, मैं अपने 2 साल के कान्हा से कितना प्रेम करती रही होंगी, और तुमने उसे भी निर्दयता से नदी में फेंक दिया। भीड़ के बीच खड़े लोग अब कुंदन को संदेह भरी नजरों से देखने लगे थे। नरेंद्र सिंह की आंखों में भी गुस्सा भर आया था। कुंदन घबराते हुए बोला, नहीं, ये सब झूठ है। लीला, तुम्हें ये सब किसने कहा? लीला ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जिसे तूने चाकू मारा था उसी ने कहा। मरने से पहले सुब्रांश ने मुझे सब बता दिया था। लीला की बात सुनकर सभी के चेहरे पर अविश्वास और गुस्से का भाव था। कुंदन हक्का बक्का रह गया। लीला ने सभी को बताया कि गांव में कुंदन और उसके बारे में जो उल्टी सीधी बातें फैलाई गई थी वो कुंदन की ही साजिश थी। यह सुनकर पार्वती ने लीला से पूछा, बिटिया, जब तू ये सब जानती थी तो फिर तूने इस धूर्त से विवाह क्यों किया? लीला ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ, मैंने इसे वही दर्द देना चाहा जो इसने मुझे दिया था। मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहती थी जैसे मैं अपने पति और बच्चे की मौत पर तड़पी थी। मैं चाहती थी कि इसे भी वही सजा मिले। लीला ने गांव वालों की तरफ मुड़कर कहा, इसने ही मेरे अमर को मारा था और मेरे कान्हा को पानी में डुबो दिया था। लीला ने मोहन और बिरजू की ओर देखा, जो कुछ देर पहले तक वहां नाच रहे थे, अब सहमे हुए खामोश खड़े थे। बच्चे को गोद में लिए भीड़ से आगे निकलते हुए लीला बोली, बहुत दुख और अपमान सहा है मैंने इस कुंदन के कारण। अब इसके बाद ये अपनी सारी जिंदगी उसी दर्द और तिरस्कार के साथ बिताएगा। हरिया उलझन में बोला, बेटी, तू कहना क्या चाहती है? कुंदन हाथ जोड़कर लीला के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो लीला, जाओ ताब। लीला की आंखों में नफरत की आग भड़की। उसने सख्त लहजे में कहा, तूने जो किया है कुंदन, वह माफी के काबिल नहीं है। जिस तरह का दुख और तिरस्कार तूने मुझे दिया, अब मैं उसका हिसाब लूंगी। आज तुझे समझ आएगा कि अपने प्यार और अपने बच्चे के बिना जीना क्या होता है। कहते हुए लीला धीरे धीरे आगे बढ़ी और घर के आंगन में बने पुराने कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। कुआं गहरा था और कोई समझ नहीं पा रहा था कि लीला क्या करने वाली है। कुंदन उसकी ओर भागा। हरिया और गांव के कुछ और लोग भी उसे रोकने की कोशिश करने लगे। तभी लीला चिल्लाई, अगर कोई मेरे पास आया तो मैं बच्चे को कुएं में फेंक दूंगी। डर से सब लोग पीछे हट गए। लीला ने कुंदन की तरफ घूरते हुए कहा, तुझे डुबाने का शौक है ना कुंदन? अब देख, आज मैं तेरी खुशियों को डुबाने जा रही हूं। फिर लीला ने बच्चे को अपने सीने से लगाए हुए कुएं में छलांग लगा दी। कुंदन पागलों की तरह चिल्लाते हुए कुएं के पास पहुंचा, लेकिन जब तक किसी ने कुछ समझा और रस्सी लाकर उन्हें बाहर निकाला, तब तक लीला और बच्चे दोनों की सांसें बंद हो चुकी थी। कुंदन जमीन पर गिरकर दहाड़ी मारता रहा। उसकी सारी खुशियां उससे छीन ली गई थी। हरिया और पार्वती भी बिलख रहे थे। पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। प्रभा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कुंदन की इस हालत पर उसे जरा भी दया नहीं आई। उसने अपने प्यारे बेटे की ओर नफरत से देखा और मुंह फेर लिया। नरेंद्र सिंह पूरी तरह से खामोश थे।
उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लीला के इस कदम के बाद वह सीधे थाने की ओर चल पड़े। उनके लिए अब एक ही मकसद था, अपने बेटे के अपराध को दुनिया के सामने उजागर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।